सो यहाँ से अपना टॉपिक शुरू होता है न्यूक्लियर फिजिक्स का। तो ये बेसिक लेवल के सब इंफॉर्मेशन है, अगर ये आपको अच्छे से समझ आए तो आपके आने वाले जो लेक्चर्स रहेंगे, आने वाले टॉपिक्स रहेंगे, वो सारे आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आने वाले दिनों में हम लोग आने वाले लेक्चर्स में क्या देखेंगे, दैट इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर, जिसको हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन, मास डिफेक्ट वगैरह बोलेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे रेडियो एक्टिविटी वगैरह, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग जब न्यूक्लियर की बात करेंगे, जैसे देखा हम लोगों ने कि इसी मॉडर्न फिजिक्स में स्टार्टिंग में किसके बारे में देखा, हम लोगों ने एटम के बारे में देखा। तो बेसिकली हमको ये भी पता था कि एटम कैसा होता है, उसके अलग अलग थ्योरीज थे। बाद में जब रुदरफोर्ड साहब आए तो उन्होंने बोला कि एटम का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, और हम लोगों ने रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का स्ट्रक्चर्स का स्टडी किया। इसके वजह से हम लोगों ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था, हम लोगों ने बोलो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग वाला कंसेप्ट, दैट इज जीटरसन मार्गन्स का एक्सपेरिमेंट आपको याद होगा, ठीक है। उसके हिसाब से हम लोगों ने एक अनुमान लगाया, मतलब हमने इन द सेंस रुदरफोर्ड साहब ने अनुमान लगाया कि इस तरह से एटम दिखता होगा, इस तरह से एटम होता होगा। उसके बाद उसकी स्टेबिलिटी, उसका एनर्जी लेवल, उसका स्टेट लेवल सारा कुछ एक्सप्लेन किया इन्होंने, बोर साहब ने। तो यहाँ पे हम लोग अब एटम के अंदर सबसे पहले रुदरफोर्ड साहब ने क्या बताया था कि जब हम लोग अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग का कांसेप्ट देखा कि मैक्सिमम पार्टिकल आपके कैसे गए थे, सीधे गए थे, तो उन्होंने बोला कि एटम का मैक्सिमम स्पीड कैसा होगा, स्पेस कैसा होगा, एम्प्टी होगा। लेकिन जो कुछ भी आपके अल्फा पार्टिकल जाके स्ट्रेटली 180 डिग्री से रिबाउंड हुए या फिर बाउंस हुए, इसका मतलब ये है कि अल्फा पार्टिकल मतलब हमारे को से पॉजिटिव इमास पार्टिकल, ये पॉजिटिव आपके पार्टिकल या फिर चार्ज को जाके रिपेल होके वापस आए होंगे। इसके वजह से उन्होंने अनुमान लगाया कि एटम के अंदर एक बीच में पॉजिटिवली चार्ज क्या होता होगा, न्यूक्लियस होता होगा। लेकिन उसके अंदर जो जो चीजें, जो जो पॉजिटिव्स अवेलेबल है, उसके बारे में हमने उसके बाद क्या किया, एक्सपेरिमेंट करके देखा। बाद में उसका पता चला कि उसके अंदर क्या है, न्यूट्रॉन्स एज वेल एज प्रोटॉन्स है। तो इसके पहले से क्या बोला गया था, बोलो, अकॉर्डिंग टू रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल एग्जिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस होगा, क्या होगा, सिर्फ न्यूक्लियस। लेकिन न्यूक्लियस के अंदर कौन से कंस्टिट्यूएंट्स होंगे, उसके डिटेल एक्सपेरिमेंट, डिटेल थ्योरीज बाद में आई, जो हम लोग पढ़ाई करते हैं, ठीक है। और उसके अनुमान से डायमीटर ऑफ एटम, एटम का डायमीटर कितना है, 10 टू द पावर -10 मीटर उनके अकॉर्डिंग। और न्यूक्लियर साइज आसपास में 10 टू द पावर -14 मीटर से 10 टू द पावर -15 मीटर, इसका अप्रॉक्स क्या रहेगा, उसका डायमीटर रहेगा किसका, न्यूक्लियस का, ओके। अब यहाँ पे आपको आगे जाके जब हम लोग रेडियो एक्टिविटी पढ़ेंगे, तो रेडियो एक्टिविटी में हम लोग ये पढ़ेंगे कि दो हमारे पार्टिकल्स हम लोग पढ़ने वाले, एक अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल इमिशन। साथ ही साथ हम लोग पढ़ेंगे दैट इज गामा रेडिएशन। अब यहाँ पे अल्फा बीटा गामा रेडिएशन जो निकलता है, उसको हम लोग अगर किसी भी पार्टिकल से, किसी भी एलिमेंट से इस तरह के पार्टिकल्स नेचुरली निकलेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। तो दो तरह की एक्टिविटी होती है रेडियो एक्टिविटी, एक नेचुरल रेडियो एक्टिविटी और एक आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। तो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी जो होते हैं, इस तरह के पार्टिकल्स निकलेंगे, ये आपके क्या है, न्यूक्लियर ओरिजिन है। इसका मतलब ये कि आपके न्यूक्लियस से इस तरह के पार्टिकल्स बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये बोल सकते हैं कि न्यू एग्जिस्टेंस ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल। अगर मैं आपको पूछूं कि फंडामेंटल पार्टिकल हमारे एटम्स के क्या है, तो आप डायरेक्टली बोलोगे बेटा कौन सी चीज, कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, एज वेल एज न्यूट्रॉन है। लेकिन हम लोग, हाँ ये बात पक्की है कि इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोल सकते हैं इट इज अ फंडामेंटल पार्टिकल। फंडामेंटल का मीनिंग ये है कि उसके बाद जो है उसका डिवीजन नहीं होगा, वो क्वांटाइज होगा। उसके बाद उसके अंदर वो किसी से और से बना नहीं होना चाहिए, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, फंडामेंटल। जैसे कि हम लोग यूनिट में पढ़ा था फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज। फंडामेंटल मतलब वो जो पहले से बनाई हुई है, वो किसी से और से बनाई नहीं गई चाहिए, बराबर। तो फंडामेंटल पार्टिकल जो है वो हम इलेक्ट्रॉन को बोलेंगे। लेकिन हम लोग आगे जाके कुछ मेसॉन्स पार्टिकल्स ये भी पढ़ेंगे, पायमेसॉन्स वगैरह, ठीक है। इस तरह के पार्टिकल जो है, मतलब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हमारे फंडामेंटल पार्टिकल्स नहीं होंगे, उसके बाद भी ये किसी से बने जाते हैं, ठीक है। उसके बाद कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस के बारे में हम लोग देखेंगे। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस किन किन चीजों से बना है। अभी मैंने बोला कि बेसिकली प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ये हमारे क्या है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है, मतलब उसी से बना गया है क्या है, न्यूक्लियस। इसलिए हम लोग बोलेंगे कि हमारे न्यूक्लियस का मेन बिल्डिंग ब्लॉक कौन रहेगा, प्रोटॉन एज वेल एज न्यूट्रॉन रहेगा। अब यहाँ पे हम लोग टेक्निकल पढ़ने के लिए कुछ टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे बेटा, जिसका नाम है न्यूक्लियस मास नंबर, दैट इज डिनोटेड बाय ए। और हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक नंबर, दैट इज जेड। अब न्यूक्लियस मास नंबर क्या है, तो याद रखना कि न्यूक्लियस के अंदर जो भी प्रोटॉन रहेंगे, उस प्रोटॉन की संख्या को हम लोग बोलेंगे एटॉमिक नंबर। क्या बोलेंगे, एटॉमिक नंबर, ठीक है। और जो न्यूट्रॉन्स रहेंगे, न्यूट्रॉन्स क्या है, a माइनस ए, मतलब एटॉमिक मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर इज नथिंग बट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स।
तो याद रखना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए देन। अगर मैं न्यूट्रॉन्स का नंबर फाइंड आउट करने के लिए a माइनस जेड लिख रहा हूं, ए का मीनिंग मास नंबर, जेड का मीनिंग एटॉमिक नंबर। मास नंबर से प्रोटॉन का नंबर में क्या कर रहा हूं, माइनस कर रहा हूं। यदि उसके बाद अगर न्यूट्रॉन का नंबर मिलता है, इसका मतलब ये है कि एटॉमिक न्यूक्लियस मास नंबर, मतलब ये क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, दोनों का एडिशन। मान के चलिए कि किसी न्यूक्लियस के अंदर 4 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन अगर होंगे तो क्या होगा, कितना होगा उसका एटॉमिक मास नंबर, ए होगा, मतलब 8 होगा। आई बात समझ में, इस तरह से। तो इसमें अगर प्रोटॉन का संख्या 4 हुआ तो हमको पता है कि यहाँ पे एटॉमिक मास नंबर की वैल्यू कितनी रहेगी, 4, और ए की वैल्यू कितनी रहेगी, 8। ए की वैल्यू कितनी रहेगी, 8। 4 और 4। मान के चलो कि न्यूट्रॉन की संख्या किसी न्यूक्लियस के अंदर 5 है और प्रोटॉन की संख्या बेटा 4 है, तो इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी रही, 4 प्लस 5। ये कितना रहेगा, 4 प्लस 5, तो कितना होगा, ए की वैल्यू 9 हो जाएगी। ए की वैल्यू कितनी होगी, 9। और यहाँ पे आपका न्यूट्रॉन का नंबर क्या होगा, दैट इज 9 माइनस जेड की वैल्यू कितनी है, जेड की वैल्यू अपने प्रोटॉन का नंबर मतलब कितना होगा, 5। तो ए माइनस जेड मतलब 9 माइनस 5, ये क्या बना, 9 माइनस 4 इज इक्वल टू हाउ मच, इट इज 5। ये बात समझ में। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर कि न्यूट्रॉन का नंबर किसी न्यूक्लियस के अंदर उतना ही होगा क्या जितना प्रोटॉन्स का नंबर होगा, तो जरूरी नहीं है। आपका वहां पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ये जो है, ये आपके नंबर्स क्या हो सकते हैं, वेरी हो सकते हैं, कि आपके जो है न्यूट्रॉन्स के नंबर प्रोटॉन्स के नंबर से ज्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं, और एज वेल एज दोनों में क्या हो सकता है, सेम नंबर्स की वैल्यू शो हो सकती है। बात समझ में आई? और उसी से कांसेप्ट डेवलप होता है न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशो। बात समझ में आई, जो हम लोग आगे आने वाले कांसेप्ट में देखेंगे। ये बात समझ में आई? तो ए मतलब क्या है, एटॉमिक मास नंबर, और जेड मतलब क्या है आपका एटॉमिक नंबर। उसके बाद जो प्रोटॉन्स हम लोग पढ़ रहे हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन इज, प्रोटॉन को हम लोग बेसिकली बोलेंगे न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन। व्हाई, बिकॉज़ हाइड्रोजन के अंदर क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन है, उसके सराउंडिंग में कौन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर और प्रोटॉन के ऊपर की चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और मास ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू होती है 1.6726 × 10⁻27 kg। अब याद रखना है, यहाँ पे हम लोग इसको राउंड फिगर लेके चलते हैं हमेशा जब हमको कैलकुलेशन करना होता है, दैट इज 1.6 × 10⁻27 kg, ऐसे बोला करते हैं लोग। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, दैट इज 1836 टाइम्स इसका मास ज्यादा है किसके, रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से कितना गुना ये हेवी या फिर ज्यादा मास का है। इसका मतलब आप सोचिए कि अगर मैं सिर्फ सिंगल प्रोटॉन लूं, या अगर आप खुद की बात करिए, अगर आप खुद एक खड़े हो और आपका मास मान के चलो 100 kg है, और मैंने बोला कि ऐसी चीज बताइए जो आपसे 1836 गुना ज्यादा है, मतलब कितना हुआ 1800। अगर आपका मास मान के चलो 1 किलोग्राम का है, तो सामने वाले का 1 किलोग्राम का मतलब कितना होगा, चलो आपका मास मतलब कितना होगा, कितना है तुम्हारा मास, कितना है 48 50 राउंड फिगर पर रखिए। चलिए, तुमसे कितना ज्यादा, 1836 गुना बड़ा। अगर मैं चीज की बात करूं तो कितना बड़ा होगा, कितना हेवी होगा, कैन यू इमेजिन। इसीलिए इलेक्ट्रॉन को हम लोग ऐसे मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन इज वेरी वेरी लाइट पार्टिकल, मतलब जिसका मास है ही नहीं है, ऐसे हम लोग उसको मानते हैं। जिसका मास बेसिकली कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, 9.1 × 10⁻31 kg, और प्रोटॉन का मास जो है कितना है, 1.6726 × 10⁻27 kg, which is a heavy mass particle। प्रोटॉन क्या है, बहुत ज्यादा हेवी, मतलब ऐसे समझ के चलिए कि जैसे अपना सन के अराउंड में कौन कौन घूम रहा है, अर्थ। तो अर्थ कितना छोटा है सन के रिस्पेक्ट में, आप समझ सकते हो। उसी तरह से हमारा जो है कौन, प्रोटॉन बहुत ज्यादा हेवी, और उसके रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन कुछ भी नहीं है, ऐसे मान के चलिए। आई बात समझ में। उसके बाद यहाँ पे कुछ चीजें हैं, इसको याद रखिएगा। इंट्रिंसिक दैट इज स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ये होता है किसका, प्रोटॉन का 1/2। और उसके बाद मैग्नेटिक मोमेंट, किसका, प्रोटॉन का जो होगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट हम लोग पढ़े हैं कहां पे, इसमें मैग्नेटिज्म में, बराबर है। इसकी जो वैल्यू होती है क्या होगी, कम होगी किसके, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, उसके बाद हम न्यूट्रॉन्स की बात करेंगे। न्यूट्रॉन हमारा क्या है, इट इज अ चार्जलेस, क्या ये चार्जलेस पार्टिकल, न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर बैठा हुआ। उसके बाद मास ऑफ न्यूट्रॉन इज स्लाइटली ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन, थोड़ा सा ज्यादा होता है। इसका मास कितना होगा, 1.6749, इसका कितना है 26, इसका कितना है 49 × 10⁻27 kg। अब देखिएगा, अगर मैं राउंड फिगर लेके चलूं तो मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन बोल सकता हूं,
जब मैं कितना लिखूं इसको 1.67 into 10 to the power -27 kg। तो जब हम लोग बोलते हैं कि मास ऑफ किसका, प्रोटॉन का, और मास ऑफ न्यूट्रॉन का क्या है, सेम है, तो हम लोग उसका क्या राउंड फिगर लेके चल रहे हैं। लेकिन रियलिटी में बताइए कि न्यूट्रॉन का जो मास है वो कैसा है, स्लाइटली ग्रेटर होगा। ठीक है, उसके बाद यहां पे जो दिख रहा है दैट इज मैग्नेटिक मोमेंट किसके लिए, न्यूट्रॉन का, किसके बराबर होगा, प्रोटॉन के बराबर ही होगा। उसके बाद स्मॉल मैग्नेटिक मोमेंट होगा, याद रखना है किसका, न्यूट्रॉन का। क्लियर है। तो उसके बाद आगे बढ़ेंगे। उसके बाद याद रखिएगा न्यूक्लियन जो है बच्चों, कौन सा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूक्लियन। न्यूक्लियन का मीनिंग होता है जो न्यूक्लियस के अंदर जो बैठे हैं, कौन, जो भी कंस्टिट्यूएंट्स होंगे उस कंस्टिट्यूएंट्स को टोटली क्या बोला जाएगा, न्यूक्लियन बोला जाएगा। यदि मैं प्रोटॉन बोलता हूं तो प्रोटॉन क्या है, न्यूक्लियन है, न्यूट्रॉन क्या है, न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस के अंदर जो भी कंस्टिट्यूएंट्स आपको अवेलेबल है उनको न्यूक्लियन बोला जाएगा रफली। उसके बाद सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देखिएगा बच्चों, कौन सी, कोई भी एलिमेंट हो उसका, दैट इज हम लोग उसका क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे। जैसे मान के चलो हमको लिखना है गोल्ड, हम लोग क्या लिखेंगे, एयू। ठीक है, आपको लिखना है सल्फर, तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पे बॉटम में क्या लिखेंगे, Z, दैट इज एटॉमिक नंबर, ऊपर लिखेंगे क्या, एटॉमिक मास नंबर, मतलब नीचे लिखेंगे प्रोटॉन का नंबर, ऊपर लिखेंगे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का नंबर। क्या बात समझ में, जैसे कि गोल्ड में लिखा है हम लोगों ने 79, किसका नंबर है, ये प्रोटॉन का नंबर हुआ, और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का नंबर हुआ 197। तो अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करूं तो लगभग 118, तो 79 प्रोटॉन का नंबर कितना है, 79, और न्यूट्रॉन का नंबर कितना होगा, 118। इस तरह से आई बात समझ में। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से कुछ टर्मिनोलॉजीज हम लोगों को देखना है। तो पहले हम लोग चीज देखेंगे आइसोटोप्स। क्या देखेंगे हम लोग, आइसोटोप्स। देखिए क्या होता है आइसोटोप्स, द नंबर ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट व्हिच हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ऐसे एलिमेंट्स होंगे जिसके पास सेम एटॉमिक नंबर होगा। सेम एटॉमिक नंबर का मीनिंग क्या है बेटा, बोलो, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। सेम एटॉमिक नंबर मतलब क्या, Z या A, बताइए बताइए, Z होगा। क्या होगा, Z। तो Z मतलब क्या है, आपके प्रोटॉन्स के नंबर क्या होंगे, सेम होंगे, बट डिफरेंट मास नंबर। अब डिफरेंट मास नंबर मतलब बताइए, A के सभी के लिए क्या होगा, अलग अलग होगा। अब A के अंदर कौन छुपा है, किसका नंबर छुपा है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का। इसका मतलब प्रोटॉन की संख्या क्या होगी, प्रोटॉन का नंबर सेम होगा। इसका मतलब यही है कि जो भी एलिमेंट लेंगे उसके पास सभी में न्यूट्रॉन का नंबर क्या करेगा, वैरी करेगा। प्रोटॉन का नंबर कैसा होगा, सेम। उसी को क्या बोला जाता है, आइसोटोप्स। ठीक है, इसलिए हम लोग बोलेंगे कि सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एज वेल एज इलेक्ट्रॉन। जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होने ही चाहिए, तभी जाके चार्जेस बैलेंस होगा, हमारा एटम न्यूट्रल बोला जाता है। यदि कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगी तो उसको आयनाइज्ड एटम हम लोग बोलेंगे। ठीक है, सो डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, अभी मैंने बात की। सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा, सेम। व्हाई, बिकॉज़ सभी में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कैसी रहेगी, सेम रहेगी। आइसोटोप्स, व्हाई, बिकॉज़ प्रोटॉन की संख्या सेम, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी सेम। एग्जिबिट सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी सभी के लिए क्या होगा, सेम होगा। और सेम पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में क्या होगा, पोजीशन सेम दिखाई देगा। देखो यहाँ पे जैसे कि हम लोग हाइड्रोजन की लेते हैं, दैट इज प्रोटियम, उसके बाद ड्यूटेरियम, उसके बाद ट्रिटियम, बराबर है। इसमें देखिए 1 1 1, क्या दिख रहा है आपको, प्रोटॉन का नंबर सेम दिख रहा है, दैट इज एटॉमिक नंबर। ठीक है, और एटॉमिक मास नंबर देखिए 1 2 3, मतलब अगर इसको मैं ड्रॉ करूं तो इसके अंदर क्या है, बोलो क्या है, सिर्फ एक प्रोटॉन है। इसके पास बताइए क्या है, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन है। उसके अंदर बताइए क्या है, एक प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन है। इस तरह से रहेगा उसका स्ट्रक्चर। आई बात समझ में। और एक एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, दैट इज लिथियम के लिए। देखिए यहाँ पे नीचे लिखा है 3, ऊपर लिखा है 6, बॉटम में लिखा है एटॉमिक नंबर इज 3, एटॉमिक मास नंबर इज 7। ठीक है, लेकिन आपने देखा होगा कुछ कुछ पीरियोडिक टेबल में जिसका यहाँ पे एटॉमिक मास नंबर कितना दिखाई देता है आपको, फ्रैक्शन में दिखाई देता है। ठीक है, आपको पीरियोडिक टेबल में जो नंबरिंग दिया उसका सीक्वेंस दिया, उससे अकॉर्डिंग बनाया गया है एटॉमिक नंबर के ऊपर या एटॉमिक मास नंबर के ऊपर, एटॉमिक मास, बराबर है। तो कुछ कुछ इसमें उसके फ्रैक्शन में दिखाई देते हैं, इसमें दिखाई देते हैं फ्रैक्शन में। इसके पीछे का रीजन यहाँ पे जवाब बेटा, सॉरी, एटॉमिक नंबर की इसमें सीक्वेंस है, सॉरी अपना मेंडल्स ना, अपना मेंडल्स के हिसाब से एटॉमिक नंबर के हिसाब से सीक्वेंस है। लेकिन उस एटॉमिक नंबर में नीचे जो होगा क्या, एटॉमिक मास नंबर या एटॉमिक मास नंबर इसमें दिए होते हैं, फ्रैक्शन में दिए होते हैं। और ये फ्रैक्शन में दिया होता है दैट इज 35.50 किसके लिए, क्लोरीन के लिए। एक एग्जांपल लेके चलेंगे।
सर ये कैसा होता है, देखिए जैसे मान के चलो क्लोरीन के हम लोग आइसोटोप्स लेंगे बेटा, देखो इस वाले क्लोरीन में और इस वाले क्लोरीन में एटॉमिक नंबर कैसा दिख रहा है 17 और 17, लेकिन एटॉमिक मास नंबर कितना दिख रहा है 37 एंड 37। अब इसमें जो क्लोरीन बनता है 35 एंड 37, तो क्लोरीन में देखो यहाँ पे नॉर्मल क्लोरीन अगर लेंगे तो 75% ये 35 वाला आइसोटोप होगा और 25% ये 37 वाला आइसोटोप होगा। जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो एवरेज एटॉमिक मास इस तरह से हम लोग निकालेंगे, दैट इज 35 कितना परसेंट दिखाई दे रहा है 75 प्लस 37 इतना परसेंट दिख रहा है 25 डिवाइड बाय 75 प्लस 25 दैट इज 100%। ओके, तो ये आपको कैलकुलेशन करने के बाद कितना मिल रहा है एटॉमिक मास नंबर 35.50। इसका मतलब ये है कि एटॉमिक मास अगर आपको फ्रैक्शन में दिखाई देता है तो उसके आइसोटोप्स के कंबाइन होके क्या बनेगा, एक एलिमेंट बनता है। आई बात समझ में? तो क्लोरीन के देखो यहाँ पे आइसोटोप दिख रहे हैं, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद हम लोग देखेंगे आइसोबार्स। अब क्या होता है आइसोबार, दैट इज हैविंग एटम हैविंग द सेम मास नंबर। सेम मास नंबर मतलब कौन कौन कौन, ए होगा या जेड होगा, ए होगा या जेड होगा, ए होगा, ठीक है, बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर मतलब कौन, जेड, मतलब बॉटम में जो नंबर है वो अलग अलग होगा, लेकिन ऊपर जो लिख रहे सर के ऊपर ए का वैल्यू वो कैसा होगा सबके लिए सेम। जैसे देखो यहाँ पे एक लिया हम लोगों ने हाइड्रोजन, एक लिया हम लोगों ने हीलियम, दैट इज H में देखिए नीचे है 1 ऊपर है 3, ठीक है। यहाँ पे क्या दिख रहा है बोलो, हीलियम दिख रहा है। आपका एटॉमिक नंबर कितना दिख रहा है 2, और यहाँ पे क्या है, अब बताइए यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा, सब फटाफट बताइए क्या क्या। यहाँ पे देखो नीचे का बॉटम का नंबर अलग अलग है बेटा, इसका मतलब ये कि दोनों में प्रोटॉन्स के नंबर कैसे होंगे, वेरी करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या है, सॉरी प्रोटॉन का नंबर क्या होगा 1, तो 2 क्या होना चाहिए, न्यूट्रॉन। तो इसमें बताइए प्रोटॉन का नंबर कितना है 2, और इसमें क्या है न्यूट्रॉन का नंबर कितना है 1। आई बात समझ में? इस तरह से कंटेंट डिफरेंट प्रोटॉन दैट एंड एज वेल एज इलेक्ट्रॉन। डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी कैसी होगी, एग्जैक्टली डिफरेंट ही होगी। व्हाई? बिकॉज़ प्रोटॉन का नंबर ही चेंज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन के नंबर भी चेंज होंगे, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कैसा होगा, अलग अलग होगा। डिफरेंट पोजीशन शो करेंगे किसमें, पीरियोडिक टेबल में। ये बात समझ में आई? अब यहाँ पे क्या किया था हम लोगों ने आइसोटोप्स में, पीरियोडिक टेबल में क्या होगा बताइए, पोजीशन कैसा होगा, सेम होगा। तो सभी का क्या है, बेसिकली है कौन, हाइड्रोजन है, लेकिन देखो यहाँ पे एक कौन है हाइड्रोजन और एक कौन है हीलियम। क्लोरीन और सल्फर के लिए हम लोग एग्जांपल इस तरह से बोल सकते हैं। आई बात समझ में? ठीक है। अब आते हैं हम लोग दैट इज आइसोटोप्स के ऊपर। क्या होता है आइसोटोप्स, देखिए द न्यूक्लियस हैविंग द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कॉल्ड आइसोटोन्स। अब देखो सब में हम लोगों ने किसकी बात की, एटॉमिक नंबर मतलब प्रोटॉन की बात की, एज वेल एज किसकी बात की, एटॉमिक मास मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की बात की, कि दोनों की संख्या जो होगी वो सेम होगी, वो आइसोबार में देखा। लेकिन ये आइसोटोन्स ये ऐसा एक कांसेप्ट है जिसमें वो किसकी बात करता है, न्यूट्रॉन की बात करता है। इसको दिमाग में डाल के रखिएगा, बात समझ में आई? सो आइसोटोन्स इज having same number of neutrons called isotopes। अब यहाँ पे देखिए न्यूट्रॉन्स का नंबर रिप्रेजेंटेशन करने के लिए कुछ सुविधा अपने पास अवेलेबल थी क्या, नहीं थी। किसका अवेलेबल था, जब हम लोगों ने x लिखा, नीचे क्या लिखा, z लिखा, ऊपर क्या लिखा, a लिखा, तब ये क्या हुआ, नंबर ऑफ प्रोटॉन हुआ, और ये क्या हुआ, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का एडिशन हुआ, बराबर है। तो न्यूट्रॉन सेपरेट लिखने का कोई भी अपने पास प्रोविजन नहीं है, जिसका जब हम लोग किसी एग्जांपल को लिखने जाएंगे K के लिए और Cl के लिए, तो आपको दिखाई दे रहा होगा नीचे लिखा है क्या 17, और यहाँ पे क्या लिखा है 19। ये क्या नंबर है प्रोटॉन का, ये नंबर है किसका, और यहाँ पे बताइए ये क्या है 37, और यहाँ पे क्या है 39। अब इसमें बताइए 37 से आपने 17 अगर निकाले तो क्या बचता है, देखो 37 के अंदर प्रोटॉन का नंबर भी होगा और न्यूट्रॉन का, तो 37 से प्रोटॉन का नंबर माइनस करिए, कितना मिलेगा बेटा बोलो 20। तो 20 क्या हुआ, न्यूट्रॉन का नंबर। कौन से फॉर्मूले से निकालते हैं हम लोग, a z, ठीक है। उसी तरह से 39 से अगर मैं 19 निकालूंगा तो कितना बनेगा 20, और इसका मतलब ये कि दोनों में न्यूट्रॉन्स का संख्या कैसा है, सेम। ये रहा अपना फार्मूला, दैट इज n a z, उसी को बोला जाता है आइसोटोप्स, ठीक है। अब एटॉमिक मास नंबर, अब क्या है एटॉमिक मास नंबर, ये एटॉमिक मास नंबर को हम लोग शॉर्टकट में बोलेंगे AMU, एटॉमिक मास नंबर। तो एटॉमिक मास यूनिट जो है उसके लिए शॉर्टकट यूटिलाइज किया जाता है AMU। अब ये यूनिट क्या चीज है देखिएगा, यहाँ पे मान के चलो तो ये किसका यूनिट है, जो आपके न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करने के लिए हर किसी का अपना अपना क्या है यूनिट है। अब मैं बोलूं कि आपके पास 2 प्रोटॉन है, तो 2 प्रोटॉन का सर AMU में कन्वर्ट करके बताइए, तो क्या हुआ 2 AMU। मेरे पास कितने न्यूट्रॉन्स है, मैंने बोला 3 न्यूट्रॉन्स है, 3 न्यूट्रॉन, तो क्या हुआ 3 AMU, खत्म। आई बात समझ में? तो जो भी नंबर होंगे उस नंबर के सामने क्या लगा देना है, AMU लगा देना है। आई बात समझ में? लेकिन लेकिन लेकिन
1 AMU इज इक्वल टू कितना होता है 1.66 into 10 to the power minus 27। अब हम लोग जनरली ऐसे मान के चलेंगे कि जो प्रोटॉन का मास है या फिर जो न्यूट्रॉन का मास है उस मास वैल्यू से हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। बेसिकली कार्बन 12 से आता है ये कांसेप्ट। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल में कार्बन 12 जो है उसके मास को उसको एटॉमिक मास को 1/12 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये बेसिकली कंसिडर बनता है। उसके पीछे हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन अपन दिमाग में रखेंगे कौन सी चीज कि जो भी कुछ होगा आपके नंबर्स कौन सा जितने भी प्रोटॉन के नंबर होंगे जितने भी न्यूट्रॉन्स के नंबर होंगे उसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 1.66 into 10 to the power minus 27। तो ये क्या बना 1.6। जैसे कि अगर मैं बोलता हूं एक प्रोटॉन का मास तो कितना बनेगा 1.66 into 10 to the power minus 27 kg अप्रॉक्स। ये बात समझ में? तो अपन इतना ध्यान में रखेंगे, बाकी इसके डिटेल्स में नहीं जाएंगे क्योंकि अपन उसके ऊपर कुछ काम करना नहीं है। आई बात समझ में? ये बात क्लियर होगी? तो ये रही अपने एयरवे की बात। अब जो हम लोग बात करेंगे कौन सी, दैट इज जो भी आपका कौन है न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के अंदर जो भी कंस्टिट्यूएंट्स है पूरा का पूरा जो न्यूक्लियस बना है उसके साइज शेप और उसके बाद उसकी डेंसिटी के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, चलो न्यूक्लियस साइज के बारे में बात करेंगे हम लोग। ठीक है, अब न्यूक्लियस साइज मतलब न्यूक्लियस जो है उसके अंदर क्या है कंस्टिट्यूएंट्स बैठे हैं। ठीक है ना, कौन से कंस्टिट्यूएंट वैसे बैठे हैं हमारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन। अब बताइए बेसिकली अगर मैं बोलूं कि ये रहा हमारा न्यूक्लियस और ये अगर मैं बोलता हूं ये रहे हमारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, तो यहाँ पे बेसिकली जो शेप है इस तरह से ये वेल डिफाइंड हम लोग नहीं बोल सकते। ये कैसा दिख रहा है बोलो, ये आपको दिख रहा है कि कुछ सर्कल या स्फेरिकल की तरह? बेसिकली नहीं दिख रहा है, लेकिन हम लोग उसको रफली क्या मान के चलेंगे ये किस शेप का रहेगा, ये स्फेरिकल शेप का है ऐसे हम लोग उसको मान के चलेंगे। तो वेल डिफाइंड शेप तो नहीं रहेगा किसका न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस का। बात समझ में आई? अब मुझे बताइए जिसके अंदर क्या हो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन की संख्या अगर बढ़ती जाए तो इसका जो साइज है ये भी क्या होते जाएगा बढ़ते जाएगा। ये बात समझ में? इसका मतलब ये है कि न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की संख्या ये किसके ऊपर इसको हम लोग डिनोट किससे करेंगे ए से। किससे करेंगे? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए? एटॉमिक मास नंबर। तो एटॉमिक मास नंबर मतलब प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या जितनी बढ़ती जाएगी उतना उसका क्या होगा रेडियस बढ़ते जाएगा। तो हम लोगों को क्या निकालना बेटा इसका रेडियस। अब ये रेडियस किस तरह से निकाला जाए तो देखिए अगर मैं इसका बोलता हूं क्या जो साइज है ये शेप है किस तरह से दिख रहा है बोलो, दैट इज स्फेरिकल शेप दिख रहा है। क्या दिख रहा है? स्फेरिकल इन शेप। ठीक है, अब स्फेरिकल इन शेप मतलब उसका क्या होता है वॉल्यूम होता है। क्या होगा? वॉल्यूम। ये वॉल्यूम किसके बराबर होगा बोलो 4/3 पाई r क्यूब। ये बात समझ में आई? तो ये रहा आपका वॉल्यूम। ठीक, और ये जो वॉल्यूम आपको दिख रहा है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैं लिखता हूं ए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए? एटॉमिक मास नंबर। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। अब बताइए अगर मैं लिखूंगा आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए चलेगा क्योंकि 4/3 पाई ये भी क्या रहा कांस्टेंट रहा। अब इधर भी जो हम लोग कांस्टेंट लगाएंगे उसके नीचे 4/3 पाई चले जाएगा। बात समझ में आई? और इसको अगर मैं ऐसे लिखूं r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a टू द पावर 1/3 तो भी चलेगा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे हम लोग लगाते हैं r इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग लगाएंगे r0 इज व्हाट रेडियस कांस्टेंट। क्या बोलेंगे इसको? a टू द पावर 1/3। तो ये रहा आपका फार्मूला किसके लिए? रेडियस के लिए। तो जिस तरह से आपका एटॉमिक नंबर बढ़ते जाएगा उसके 1/3 पावर के अकॉर्डिंग आपका r मतलब रेडियस क्या होता जाएगा बढ़ते जाएगा। किसके लिए? हमारे न्यूक्लियस के लिए। आई बात समझ में? तो उसके हिसाब से हमारा रेडियस बढ़ेगा जिसके लिए हम लोग बोलते हैं कि रेंज यहां से लेके यहां तक न्यूक्लियस का रेंज होता है। आई बात समझ में? ठीक है, चलो अब न्यूक्लियर डेंसिटी अब कितनी उसकी डेंसिटी होगी और क्या सही में ये ए पे डिपेंड करता है? जैसे जैसे आपके नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे उस तरह से उसकी डेंसिटी बढ़ेगी कि हमको देखना है। ठीक है बेटा, अब डेंसिटी देखने के लिए हम लोगों को पहली बात तो समझनी पड़ेगा। देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे वैल्यूज अगर पुटअप करेंगे किसके लिए, अगर आपको रेडियस निकालना है तो यहाँ पे किसकी वैल्यूज पुटअप करेंगे ए की वैल्यू पुटअप करेंगे। लेकिन याद रखना है r0 जो है हमारा क्या है कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट की वैल्यू आपको एक कांस्टेंट फिक्स कांस्टेंट वैल्यू दी है दैट इज 1.2। कितना दिया है 1.2 into 10 to the power minus 15 मीटर, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि r0 की वैल्यू 1.2 फर्मी बोलेंगे। इसको 10 to the power minus 15 मीटर को क्या बोलते हैं फर्मी। तो व्हाट इज दिस r0 इज हाउ मच 1.2 फर्मी। आई बात समझ में? ठीक है, अब न्यूक्लियर डेंसिटी की बात करेंगे। क्या होता है डेंसिटी? उसकी घनता। क्या बोला जाता है? घनता। कितना वो अंदर से भरा हुआ है। बात समझ में आई? अब डेंसिटी जब देखेंगे हम लोग तो सबको पता है फार्मूला किसका? मास का। अब ये मास इज इक्वल टू होता है बच्चों क्या? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ठीक, बहुत बढ़िया। अब बताइए
हमको निकालना है वॉल्यूम, तो क्या रहा, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाय डेंसिटी। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। किसकी बात कर रहे हैं, किसकी डेंसिटी निकालने जा रहे हैं हम लोग, न्यूक्लियस की। तो ये रहा अपना न्यूक्लियस, इसके अंदर बैठे हैं न्यूट्रॉन्स एज वेल एज बैठे हैं प्रोटॉन्स, इस तरह से। ठीक है, अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, मतलब ये क्या रहा, कितने नंबर्स रहे, कितने नंबर्स रहे, ए रहे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए, एटॉमिक मास नंबर। अब हमको पता है हम लोग रफली प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास रफली हम लोग क्या लेके चलते हैं, सेम, बराबर, क्योंकि हमको पता है प्रोटॉन का मास 1.6726 10 टू द पावर -27 और न्यूट्रॉन का मास कितना रहा, न्यूट्रॉन के लिए हम लोग याद क्या लिखना चाहिए, mn। हां, कितना, 1.6749 10 टू द पावर -27 kg। हम लोग क्या लेते हैं, रफली दोनों का मास सेम। तो क्या मैं ऐसे बोलूं कि टोटल न्यूक्लियस का मास कितना होगा, तो मास ऑफ प्रोटॉन या फिर मास ऑफ न्यूट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय ए। ये बात समझ में आई। ये किसका मास है, ये वैल्यू m की वैल्यू कितनी रहेगी, 1.66। पहले बोला मैंने कितना होगा, 1.66 into 10 to the power -27 into a। ये क्लियर हो गया, क्योंकि 1.66 के पहले में मैंने बोला कि जब भी कभी आपको क्या निकालना हो, मास निकालना हो, तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1.66 से मल्टीप्लाई करते चलोगे। ये बात समझ में आई। चलो, तो अब वॉल्यूम इज इक्वल टू, सॉरी, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाय, सॉरी, आपको क्या निकालना है, डेंसिटी। तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, मास बाय वॉल्यूम। ये रहा अपना फॉर्मूला। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, पुट अप करेंगे, मास कितना लिखेंगे, m into a। वॉल्यूम की वैल्यू क्या होगा, देखो न्यूक्लियस क्या है, स्फेरिकल इन शेप है, उसका क्या रहेगा, 4/3 पाई r क्यूब। ये रहा। तो फटाफट इसमें वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, पुट अप करेंगे, तो ये बना फॉर्मूला, फिर जाएगा ऊपर, दैट इज 3ma by 4 pi r क्यूब। ओके, बहुत बढ़िया। बताइएगा यहाँ पे क्या क्या वैल्यू डालेंगे, बोलो। 3 रहेगा जैसे कि वैसा, n की वैल्यू कितनी होगी, 1.66 into 10 to the power -27 into a। a तो डिपेंड करेगा कि वो a किसका है। ठीक है, 4 into क्या लिखेंगे, 3.14। उसके बाद r की वैल्यू लिखेंगे बेटा, r की वैल्यू अभी हम लोगों ने फाइंड आउट की, दैट इज r0 a to the power 1/3, r0 a to the power 1/3 to the power 3। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, 3 into 1.66 into 10 to the power -27 into a divided by 4 into 3.14 into r0 to the power 3, और a to the power 1/3 multiplied by 3 is what, a only। तो ऊपर का ये नीचे का a कैंसिल हुआ, और यहाँ पे हमको r0 की वैल्यू पता है बेटा कितनी है, 1.2 into 10 to the power -15। तो ये वैल्यू अब यहाँ पे हम लोग पुट अप करेंगे, तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू डाल लेता हूं, दैट इज, बोलो कितना होगा, 1.2 into 10 to the power -15 का पावर 3 into a से a क्या हुआ, कैंसिल। अब यहाँ पे देखिएगा पूरी सारी चीजें कैसे दिख रही है, कांस्टेंट दिख रही है। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आपको एक कॉन्क्रीट नंबर मिलेगा, एक फाइनल वैल्यू मिलेगी बेटा, कितनी होगी वो, यस, नियरली इक्वल टू कितनी, 2.3 into 10 to the power 17 मिलेगा। अब डेंसिटी की बात कर रहे हैं, डेंसिटी का फॉर्मूला बना मास बाय वॉल्यूम, मास मतलब केजी पर मीटर क्यूब। ये रहा आपका कौन, न्यूक्लियर डेंसिटी की वैल्यू। समझ में? अब यहां से क्लियर कर समझ में आता है, ऊपर लिख के दे रहा होगा, दिखता नहीं होगा, तो डेंसिटी इज इक्वल टू 2.3 into 10 to the power 17 केजी पर मीटर क्यूब। ये रही डेंसिटी की वैल्यू। किसकी डेंसिटी है, न्यूक्लियर डेंसिटी। अब 10 to the power 7 मतलब ऐसे पकड़ के चलिए कि मैंने 2.3 के ऊपर या फिर 23 के ऊपर 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 जीरो ऐसे दे दिए, क्योंकि 10 to the power 2.3 है ना। हाँ, तो आप सोचिए कितना होता है, करते बैठिए, बात समझ में आई। तो बेटा अगर आप सोचो, इसकी डेंसिटी कैसी है, कांस्टेंट है। क्या है, ये किसके ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे, डजंट डिपेंड ऑन दी एटॉमिक मास नंबर। भले ही आपका मास नंबर कुछ भी हो, उसकी डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी। अब सर कैसे, उनको समझ में नहीं आ रहा, बताइए। मान के चलो मैं अगर पानी का बूंद लेता हूं, तो पानी की डेंसिटी है 10 to the power 3। कितनी है, 10 to the power 3। अब मैंने बकेट भर, बूंद 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 भरते हुए बकेट को मैंने फिल अप किया। अब बताइए बकेट में जो पानी है क्या उसकी डेंसिटी चेंज होगी,
लेकिन उसका साइज एंड वॉल्यूम क्या हुआ? चेंज हुआ। मास कैसा हुआ? चेंज हुआ। मास किसके वजह से चेंज हुआ? वॉल्यूम की वजह से चेंज हुआ। डेंसिटी वजह से हुआ क्या? नहीं। तो याद रखिएगा, जैसे अभी पानी की डेंसिटी आपकी कैसी है? कांस्टेंट है। उसी तरह से आपकी एटॉमिक मास नंबर अगर चेंज होता है, बड़ा होगा घटेगा, उससे कोई लेन देन रहेगी। डेंसिटी कैसे रहेगी? हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ये बात क्लियर हो गई? तो इसका मतलब ये कि यदि मैंने मार्बल का साइज का, कितना? मार्बल का साइज का, अगर मैं क्या देता है आपको एक ऑब्जेक्ट दूंगा, तो क्या उसको आप उठा सकते हो? अब सोचिए कि एक न्यूक्लियस की डेंसिटी इतनी जबरदस्त है, एक न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं हम लोग, तो सोचो कि अगर मैं मार्बल के साइज का क्या दे दूं आपको, एक ऑब्जेक्ट दूं, तो क्या उसको आप उठा सकते हो? मार्बल से भी मैंने छोटा ऑब्जेक्ट दिया, उठा सकते हो? चलो आप क्रेन लेके आइए। एक कोरा में किसी ने लिखा था, उन्होंने अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताई थी, एक बता दो मैं आपको। कि एक मार्बल का साइज, जिसका साइज है बेटा आसपास कितना मान के चलो, 1 सेंटीमीटर का डायमीटर पकड़ के चलिए, कितना? उसका अगर रफली उन्होंने साइज बोला है कि उसके अंदर उसका साइज होता है 10 टू द पावर 11 केजी। क्या बोला उन्होंने? 10 टू द पावर 11 केजी उसका रफली क्या होगा? मास होगा, जिसके अंदर 10 टू द पावर 38 न्यूट्रॉन्स अगर बैठते होंगे तो मार्बल का साइज का मास कितना होगा? 10 टू द पावर 11 केजी। सोचिए आपकी कितना खतरनाक होगा। इसका मतलब है कि जो न्यूट्रॉन स्टार है, अगर आपने स्टार की लाइफ, उसका क्या बोलते हैं उसको, इवोल्यूशन अगर देखा होगा, स्टार की लाइफ अगर आपने पढ़ी हुई, कैसा बनता है, कैसा उसका डेथ होता है किसी भी स्टार का, तो उसके पूरे प्रोसेस में एक न्यूट्रॉन स्टार में भी वो कन्वर्ट हो जाता है। तो न्यूट्रॉन स्टार की साइज इतनी कम होती है, साइज इतनी कम होती है, लेकिन डेंसिटी इतनी भयानकली ज्यादा होती है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो अगर मार्बल के साइज का मैं सिर्फ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स डाल के आपको दे दूं, तो आप उठा नहीं सकते, भले आप क्रेन लेके उसको जेसीबी लेके उठा के देखिएगा। बस समझ में आए? इतना खतरनाक उसका डेंसिटी इतनी ज्यादा है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जो हम लोग जो भी एटम से बने, हम हो या आपका जिस बेंच पे बैठे हो, जिस पेन से लिख रहे हो, तो बस समझ में आ रही है? और उसका मैक्सिमम स्पेस कैसा है? कैसा है? एम्प्टी। कैसा है? खोखले हो आप सब लोग, अंदर से खोखले हो। आई बात समझ में? तो अगर आप पूरे के पूरे अगर न्यूट्रॉन से, या फिर तो जो अपन ने पिक्चर देखा ना कौन सा रे, हथौड़ा है उसके पास, तो थोड़ा का हथौड़ा उठा नहीं सकता कोई, देखा है क्या? क्या होगा लॉजिक? मतलब किससे बनाया हुआ हम लोग? न्यूट्रॉन से बनाया होगा या फिर प्रोटॉन से बनाया होगा। अब न्यूट्रॉन से बनाना पॉसिबल है, मतलब अच्छा रहेगा, लेकिन प्रोटॉन से, प्रोटॉन तो चार्ज है ना, तो खींच लेगा हर चीज को। उससे बेहतर है कि किससे बनाया जाए? न्यूट्रॉन से। तो थॉर का जो है हथौड़ा किससे बनाया गया होगा? एग्जैक्टली न्यूट्रॉन से, जिसको पकड़ पकड़ के खींचने से भी वो उठाता नहीं, उठता नहीं। बराबर है? तो ये रहा अपना न्यूक्लियर साइज, न्यूक्लियर डेंसिटी। ये बात समझ में आई? तो आने वाले लेक्चर्स में हम लोग ये पढ़ेंगे कि वहां पे उसकी, देखो देखो देखो, हम लोग पढ़ेंगे कौन सा? आइंस्टाइन का मास एनर्जी रिलेशन का कांसेप्ट। ठीक है? अब मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं। मान के चलिए कि, सुन लो भाई, मान के चलिए एक एग्जांपल पूछता हूं। मान के चलिए कि 1 किलोग्राम का प्रोटॉन, 1 किलोग्राम का न्यूट्रॉन, दोनों का मास कितना रहा? कितना रहा? 2 किलोग्राम। ठीक है? अलग अलग अगर मैं इसको क्या करता हूं, मेजर करूंगा, तो आपको 1 किलोग्राम कितना मिला? 2 किलोग्राम मिलता है। लेकिन आपको सबको पता है कि उसका न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस के अंदर जब कंस्टिट्यूएंट्स की बात करेंगे, तो अंदर उसके पास न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन भी और प्रोटॉन भी होगा, और जब वो कंबाइन होते हैं तो उसके पास जब बनेगा तो कुछ आपको 1.8 केजी का वेट मिलता है। कितना मिला? 1.8 केजी। It's suppose we are going to measure the mass of separate nucleons. आपको क्या मिल रहा है? ज्यादा मिल रहा है। लेकिन मैं उसको कंबाइन करके देखो, न्यूक्लियस का मास मेजर करो, सेपरेट न्यूक्लियंस का मास अगर मेजर किया तो 2 किलोग्राम मिल रहा है। लेकिन मैंने किसका मेजर किया? न्यूक्लियस का मास मेजर किया, तो मुझे कितना मिल रहा है? 1.8 केजी। कितने का? आपको कुछ एक जैसा दिख रहा है, कम या ज्यादा मिल रहा है? कम मिल रहा है। कितना मिल रहा है? कम मिल रहा है। सर ये कम जो हुआ है वो किसके वजह से हुआ है, और जो कम हुआ है ये क्यों हुआ है? उसके पीछे का रीजन हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर में। और कम होने की वजह से आपके न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, ये सारी चीजें हम लोग
डिटेल में पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, तो इसको सारी चीजें नोट डाउन करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलो।